जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 12वें नंबर के टेस्ट को। और यहाँ पर टोटल नंबर आप क्वेश्चन बेटा आपको 50 मिलेंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर 50 में से आपने 45 प्लस सही कर ली है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई की जो वर्दी है वो आपका ही इंतज़ार कर रही है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो हार जाता है उसकी नौका कभी पार नहीं होती। तो पहला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है। अगर मेहनत पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सार्वनामिक विशेषण किससे बनते हैं? सबसे पहले बात करेंगे विशेषण बेटा क्या होता है। तो विशेषण आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द बेटा आपके विशेषण कहलाते हैं। और सार्वनामिक का मतलब होता है जिनका जन्म बेटा सर्वनाम से होता है। मतलब ऐसे शब्द जिनका जन्म सर्वनाम से होता है और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कहने का मतलब है जन्म सर्वनाम से हुआ है और कर्म क्या रहेगा, विशेषता को बतलाना। तो जाहिर सी बात है भैया, जब सार्वनामिक है तो जन्म बेटा सर्वनाम से हुआ है, तो सर्वनाम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर बेटा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सार्वनामिक विशेषण आपके बनते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम बेटा वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। संज्ञा बेटा देश दुनिया धरती में कहीं भी ले लो, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, उन सब के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। मेरा नाम हो या फिर तुम्हारा या फिर तुम्हारी वाली का। अगर बात करें यहाँ पर बेटा क्रिया की, तो क्रिया एक्चुअली वाक्य में आपके क्या हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सारा काम जो बताने का काम है बेटा वो आपकी क्रिया करती है। चलिए पहला प्रश्न बेटा यहां पर क्लियर हो गया। दूसरा दिया गया है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। वाक्य को चिन्हित करना है, मतलब ऐसे वाक्य का चुनाव करना है जहां पर परिमाण वाचक क्रिया विशेषण दिया गया है। मैं पूरा तोड़ूंगा, उसके बाद जोड़ूंगा, फिर आंसर को निचोड़ूंगा, फिर आपके सामने रखूंगा कि समझ में कैसे नहीं आया भाई। सबसे पहले विशेषण क्या होता है बेटा, विशेषण आपके संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बतलाने का काम करता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा विशेषण। क्रिया, अब यहां पर कह रहा ऐसा विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाने का काम करेगा, वो बेटा आपका क्या होगा, वो आपका क्रिया विशेषण होगा। मतलब जो विशेषण आपके क्रिया की विशेषता को बतलाएगा वो क्रिया विशेषण होगा। और क्रिया विशेषण में भी आपसे परिमाणवाचक पूछा गया है। परिमाण का मतलब होता है मेरे बच्चों मात्रा। मतलब यहाँ पर आपको मात्रा दी गई होगी, क्वांटिटी दी गई होगी, लेकिन उसका नंबरिंग नहीं दी गई होगी, संख्या में नहीं दी गई होगी। ऐसे बोलो थोड़ी चीनी ले आओ, आप थोड़ी चीनी का मतलब कितनी मांग रहे हो भाई, आपके हिसाब से थोड़ी इतनी होती है कि इतनी होती है, या फिर पूरी समझ लेना एक पूरा टोकरी भर होती है, वो तो आप ही बता सकते हो। अब आपने बोला कि भाई थोड़ी चीनी ले आओ, मैं 3-4 दाने लेके आ गया, वो भी तो थोड़ी ही है, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है ना, निश्चितता का बोध नहीं होता है। मतलब यहाँ पर आपकी मात्रा दी गई होती है, उसमें एक्चुअली आप कितनी लेकर के आ रहे हैं, संख्या में बोध नहीं होता। दूसरी चीज़ किलो, 2 किलो, 3 किलो, इस तरीके से भी बोध नहीं होता। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो परिमाण दिया गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमें बड़ों का आदरपूर्वक बात माननी चाहिए। यहाँ पर बेटा परिमाण की तो बात ही नहीं है। पानी कल से बरस रहा है, भैया बरस रहा है, क्रिया दी गई है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। रात को कम कम खाना खाना चाहिए, कम खाना गम खाना। बुजुर्ग लोग अक्सर बोला करते हैं भैया थोड़ा थोड़ा खाओ और मरो ना मोटाओ। ओके चलिए, अब आप मेरे लिए मत बोलना बेटा। इसमें लिखा हुआ है रात को कम खाना खाना चाहिए, तो यहाँ पर बेटा जो कम है ना, ये आपका क्या है, परिमाणवाचक है। क्या है बेटा, परिमाणवाचक है। दूसरी चीज आप देखेंगे, खाना बेटा यहाँ पर क्या है, आपकी जो है खाना जो दिया गया है आपकी क्रिया है, और इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, कम बतला रहा है। मतलब खाना एक क्रिया है, क्रिया की जो विशेषता बतलाएगा वो क्रिया विशेषण होगा। साथ ही साथ में जो कम दिया गया है परिमाणवाचक है, पूरा लिंक बना दिया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण यहाँ पर आपका कम दिया गया है। सो बेटा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रश्न बच्चों आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि
जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बेटा जातिवाचक संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा को समझो। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, समझना जरूरी है, इसलिए मैं पूरा डिटेल करते हुए चलूंगा। तो संज्ञा आपके किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, जाति को बताने वाली संज्ञा, पूरी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा, जाति का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अगर हम संज्ञा की बात करें तो बेटा संज्ञा के जो मुख्य भेद है ना, मुख्य भेद वो बेटा आपको 3 मिलेंगे। अगर संज्ञा के हम कुल भेद पर चले जाए ना तो इनके कुल भेद बेटा आपको 5 देखने को मिलेंगे। मतलब संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं और कुल 5 भेद हैं। उन्हीं 5 में से जातिवाचक भी है। अब मैं आपको बताता हूं, अब हमें एक्चुअली क्या करना है, ऑप्शन पर चलना है। मतलब एक पूरी जाति का बोध होगा, जैसे गाय पूरी जाति का बोध हो रहा है, मनुष्य पूरी जाति का बोध हो रहा है, कुत्ता पूरी जाति का बोध हो रहा है, गधा उसकी पूरी जाति का बोध, घोड़ा उसकी पूरी जाति का बोध। मतलब जहां पर भैया सब उसी में तौल दिए जाएं तो समझ लेना वहां पर जातिवाचक होता है। अब जातिवाचक संज्ञा का चुनाव करना है। कामायनी यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर में, तो कामायनी, आंसू, झरना, लहर। वैसे अगर बात करें बेटा ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, एक प्रॉपर फिक्स नाम है इसका, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा तो नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर आम दिया गया है। आम जो दिया गया है इसे ध्यान से देखिए बेटा, आम दिया गया है तो आम जो है क्या है, एक जाति में ही आता है। आम आपका किस में आता है? आम की एक जाति है और पूरा आम आपकी जो है जाति के अंतर्गत आता है। हम मीठे आम, खट्टे आम, लेकिन अगर वैसे हम आम की बात करें तो ये आम आपके जो है व्यक्तिवाचक में भी चला जाएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। रसीला बेटा यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका क्या है? रसीला। यहाँ पर भी आपकी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा, वकील पूरी एक जाति है। महिला भी वकील हो सकते हैं, पुरुष भी वकील हो सकते हैं, तो वकील पूरी जाति का बोध हो रहा है। इसलिए राइट आंसर क्या है? भारी आम पर भी कौन पढ़ने वाला है बेटा? ऑप्शन नंबर डी पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चों को संदेह हुआ होगा कि आम को कर दें क्या, आम को कर दें क्या? नहीं भैया, आम को नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना होता है। आपके जो विकल्प दिए गए होते हैं उसी के अनुसार हमें आंसर का चुनाव करना होता है। इसलिए विकल्पों को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। बेटा ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें बोला गया है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तुम्हारी उम्र खूब लंबी हो, जुग जुग जियो। मैं सच में बोल रहा हूँ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब जिंदगी जीते रहो और खूब तरक्की करते रहो। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है कि मतलब अर्थ के आधार पर एक्चुअली में ये वाक्य का कौन सा भेद है। 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर बेटा मेरी इच्छा है कि तुम जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो लिखो, ऐसा बुजुर्ग लोग हमेशा आशीर्वाद देते हैं, मैं भी दे रहा हूँ आप सभी को। तो बेटा इसमें से राइट आंसर कौन सा है? इच्छावाचक दिया गया है। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न नहीं किया गया भाई कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मैंने प्रश्न थोड़ी ना किया है, तो प्रश्नवाचक यहाँ पर होगा नहीं। प्रश्नवाचक में बेटा प्रश्न किया जाता है कब, क्यों, कैसे, कब वहाँ गए थे, किसके साथ घूम रहे थे, है ना, प्रश्न किया जा रहा है तुमसे, प्रश्नवाचक हो गया। विस्मय में क्या होता है? आश्चर्य की अवस्था का बोध किया जाता है। और निषेध में बोले तुम्हें वहाँ नहीं जाना, अगर घर से बाहर निकले तुम्हारे पैर तोड़ के रख देंगे। समझ रहे हो? तो मतलब नकारात्मकता का भाव होता है, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। तो इच्छावाचक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण कह रहा है घोष वर्ण के अंतर्गत नहीं आता? 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा बेटा। घोष वर्ण की अगर हम बात करें तो आपके जो हिंदी वर्णमाला है उसमें बेटा आपके 5 वर्ग दिए गए हैं और 5 वर्ग में से अगर हम बात करें इन 5 वर्गों की तो बेटा एक का वर्ग दिया गया है, एक चा वर्ग है, एक टा वर्ग है, एक ता वर्ग है और एक आपका पा वर्ग है। इनमें मिलाकर 5 वर्गों में से कुल आपको 25 वर्ण बेटा देखने को मिलेंगे और ये 25 के 25 जो वर्ण हैं जो कि 5 वर्ग से बिलोंग करते हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं में हमें बताना है बेटा जो प्रत्येक वर्ग का, मान लीजिए मैंने का वर्ग के वर्ण ले लिए हैं तो बेटा का हो जाएगा, खा हो जाएगा, गा हो जाएगा, घा हो जाएगा और अंगा हो जाएगा। ये 5 वर्ण मैंने लिए हैं का वर्ग के। इसी तरीके से चा, टा, ता, पा, ये आपके वर्ग है। ओके, तो इसमें से बेटा जो
अब इसमें गिनती अगर करोगे तो पहले नंबर में का कबूतर आएगा, फिर आपका खरगोश आएगा, फिर गा से गमला आएगा, फिर गा से घड़ी आएगी, फिर अंगा आएगा। तो इसमें जो लास्ट के बेटा 3 वर्ण दिए गए हैं ना, ये आपके घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और जो पहले वाले 1-2 नंबर में पढ़ते हैं प्रत्येक वर्ग के, ये बेटा आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। यार डेडिकेटेड वीडियो बनाए और डिटेल चाहते हो ना तो वहाँ चले जाना, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल हो नहीं पाएगा, नहीं क्लास पर मामला बिगड़ जाएगा क्लास का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो, मिलान कर लो भैया, तीसरे चौथे नंबर पे कौन आता है, तो ता तो बेटा पहले नंबर में आता है, सो अघोष हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि घोष नहीं है, अरे क्या बात है, इसमें कह रहा है घोष नहीं है। वाह, मैंने जिसको काटा है वही आंसर मिल गया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि प्रत्येक वर्ग का ये देखो इसमें दिया है ना, मैंने का वर्ग का दिया हुआ है ना, तो का वर्ग में मैंने क्या बोला, पहले और दूसरे नंबर में आने वाले वर्ण आपके अघोष होते हैं। और आपसे कह रहा है भैया घोष नहीं चाहिए, मतलब 3 तो आपके घोष वाले हैं, चौथा अघोष वाला है, और हमें कौन सा चाहिए, अघोष वाला चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो ता वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। सो यहाँ पर जो मैंने इसको कट किया था ना, वो एक्चुअली में कट तो हुआ लेकिन हकीकत में वही सही था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर जो डा दिया गया है, ये बेटा तीसरा वर्ण पड़ता है आपके टा वर्ग का, इसलिए ये आपके घोष के अंतर्गत आएगा। इसके बाद यारा लावा भी आपके जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सा आपके जो है सका सहा भी यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए बाकी तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। और विस्तार से आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, वहाँ पर जा करके क्लास डिटेल में है, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे वर्ड मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द हो, मुहावरे हो, यार कुछ भी खतरनाक से खतरनाक टॉपिक हो, सब वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा, जाकर देख लेना। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर के नाम से किसे जाना जाता है, बेटा जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं जिन्हें हम यारा लावा के नाम से जानते हैं, यारा लावा, ये बेटा आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनमें अर्ध स्वर आपका या भी होता है और वा भी होता है। या और वा को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तो अर्ध स्वर या और वाह है, जो मिल जाए भैया या मिल गया है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वाह भी मिलता तो यहाँ पर वाह भी होता ना, तब भी आप सही कर देते, ओके। इसलिए कोई इशू नहीं है, मतलब आसानी से आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। या से यज्ञ और वाह से वकील, वकील अभी आपने देखा था ना, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया हुआ था, ओके। तो या और वाह बेटा आपके अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलो अगला प्रश्न है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी, अरे ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हमें तालु का प्रयोग करना पड़ता है। और तालु का प्रयोग बेटा आपके कहाँ पर होता है, चा वर्ग की ध्वनियों में होता है। तो चा वर्ग में आपको चा छा जा झा मिलते हैं। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपके तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम कंठ ध्वनियों की बात करें तो कंठ ध्वनियों में बेटा आपका का खा गा गा अंगा वाला आता है, ठीक है। पा वर्ग में आपको ओष्ठ वर्ण मिलेंगे, पा फा बा, ये बेटा आपके ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से जो आपका ट ठ ड दिया गया है, ये आपके मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। लाओ लिख देता हूँ, ठीक है, मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और पाफा बा बेटा आपके ओष्ठ पाफा बा भा बा फा बा बा है ना, तो ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करें चा छा जा जा की, तो बेटा तालव्य में आता है। ता था दादा ता था दादा ता था दादा, ये आपके दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, डेडिकेटेड वीडियो है, जाकर देख लेना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम स्वयं पत्र नहीं लिख रहा, किसी और से पत्र लिखवा रहा है। और वो दूसरा प्राणी कौन है, तो वो लक्ष्मण है। मतलब कह रहा है कि राम स्वयं काम न करके किसी और से करवा रहा है। और जहाँ पर बेटा राम यहाँ पर क्या है, आपके कर्ता में दिया गया है। अगर जिस वाक्य में कर्ता काम स्वयं ना करे, किसी और से करवाए, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और आपसे पूछा भी गया है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। मैंने आगे नहीं पढ़ा, मैंने शुरुआत में पढ़ा और मैंने बता दिया भाई ऐसी संभावनाएं होंगी। और वही दिया भी गया है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम स्वयं काम न करके किसी और से। जहाँ पर बेटा कर्ता स्वयं काम न करे ना, किसी और से काम करवा ले,
किसी और से काम करवाता हो, समझ लेना वहाँ पर आपको प्रेरणार्थक क्रिया मिलेगी। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, बी हो क्या जाएगी, बी हो जाएगा अगर शुद्ध बोलोगे तो। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अगले सवाल पर विजिट करते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, इसका हिंदी रूपांतरण बताना है। भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, समझ रहे हो ना, UPSSC आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो नोटिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चों, अधिसूचना आ गई है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, अधिसूचना आ गई है। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो नोटिफिकेशन का मतलब बेटा आपका क्या है, अधिसूचना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। बेटा संस्कृत के शब्द आपके संस्कृत के हैं और ज्यों का त्यों आप क्या कर रहे हो, हिंदी में प्रयोग कर रहे हो। मतलब संस्कृत के शब्द हैं और ज्यों का त्यों मतलब विदाउट चेंजमेंट, ज्यों का त्यों आप हिंदी में प्रयोग कर रहे हो ना, वो बेटा आपका तत्सम होता है। अब आपने क्या किया, संस्कृत के शब्द थे और उनको अपने अनुसार आपने क्या कर लिया बेटा, विकृत कर लिया, बदल लिया, परिवर्तन कर लिया, बदलाव कर लिया, उनका प्रयोग फिर आपने हिंदी में शुरू कर दिया। तो वो बेटा आपका क्या कहलाता है, वो आपका तद्भव शब्द कहलाता है। मतलब संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग हिंदी में करोगे तो तत्सम शब्द कहलाएंगे, और संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप अगर हिंदी में आप प्रयोग करोगे तो वो बेटा तद्भव कहलाएंगे। सीधी सीधी बात है, नो बकवास है। ठीक है, चलो इसका आंसर करते हैं। कौन सा शब्द बेटा तत्सम है, मतलब संस्कृत में जैसा है वैसा ही हिंदी में होना चाहिए। राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए है, अग्नि आपका तत्सम शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसके हम बात करें तो इसका जो तद्भव है ना वो बेटा आग होता है, आग। समझ रहे हो, आग लगी हो सीने में तब तो मंजिल की तरफ बढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि ठंडी हो गई तो फिर मज़ा नहीं आता। समझ रहे हो, तो अग्नि क्या है, आपका तत्सम शब्द है। आग बेटा क्या है, एक तद्भव शब्द है। वही सारे ऑप्शन में आपका ये आग है ना, ये बेटा आपका तद्भव शब्द है, विकृत रूप है, इसी अग्नि का विकृत रूप है, बदल डाला हमने। ओके, चलो अगला है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। ये शब्द दिए गए हैं और आपसे बोला गया है भैया कि इनमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, ध्यान से बताना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर री को देख के चलोगे, अब आप क्या करो ना, पहला वर्ण देखोगे, यार यहाँ पर भी री है, यहाँ पर भी री है, यहाँ पर भी री है, मतलब पूरे मामले में ना री हो गया है। तो अब पहले से तो पहचान हम कर नहीं पाएंगे, दूसरे वर्ण के पास जाना पड़ेगा। दूसरे में यहाँ पर देखेंगे गा दिया गया, यहाँ पर क्या है, दूसरा वर्ण आधा गा दिया गया, कोई बात नहीं, मामला गा का है। यहाँ पर आप देख रहे हो भैया आड़ा दिया गया है, मामला आड़ा का है। यहाँ पर जो दिया गया है छाछत्री दिया गया है, चलो छाछत्री दिया गया है। यहाँ पर भी दिया गया है आड़ा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया आड़ा। अब क्या है ना, दोनों में आड़ा आड़ा दिया गया, लेकिन मात्रा के हिसाब से कुछ न कुछ पहचानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे हमें और बढ़ने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा। ये छाछत्री बेटा ना, का से कबूतर और सा से षटकोण दोनों से मिलकर बनती है। तो बेटा शब्दकोश मतलब हिंदी जो डिक्शनरी है उसमें जो शब्द दिए गए होंगे तो का के बाद में छाछत्री तुरंत आ जाएगा, तो गा से गमला तो आएगा नहीं, आगे अड़ा वाला आएगा नहीं, अड़ा वाला आएगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। डिटेल करने में गंदा हो गया था, सो हमने साफ कर लिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्यों राइट होगा, मैंने कारण सहित आपके सामने रख दिया है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त। अगला है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं किस नाम से जानी जाती हैं। मूल अकर्मक धातुएं हैं, मतलब ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ कर्म नहीं लगने वाला, कर्म नहीं जुड़ने वाला है, ठीक है, और उसमें प्रत्यय जोड़ करके आपको क्रिया धातुएं बनाना है, तो उसे आप किस नाम से संबोधित करोगे। तो प्यारे बच्चों, उसे हम
साधित सकर्मक धातु के नाम से संबोधित करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, दो दो कर्म साथ में लेकर चलने वाली धातु में द्विकर्मक होती हैं। यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया। अगला सवाल है बेटा आपका 13 नंबर का दिया गया है कि जो मक्षिका दिया गया है इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। मक्षिका का तत्सम शब्द, अच्छा मक्षिका लिखा गया है और इसका तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। मक्षिका का जो है तत्सम शब्द क्या होगा। आप बेटा ध्यान से इस प्रश्न को देखो यार, तब समझ में आएगा एक्चुअली प्रश्न हमारा सही है या फिर हमारा प्रश्न ही गलत है। कभी ये मत सोच के चलना कि यार ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो ये तो सब पूरा बंटाधार हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा जो मक्षिका दिया गया है ना, ये बेटा आपके किस में दिया गया है, तत्सम शब्द है। ये एक्चुअली क्या है, तत्सम शब्द है। सो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर तद्भव शब्द होना चाहिए। तो अब क्या कह रहा है, मक्षिका का बेटा तद्भव रूप कौन सा होगा 13 नंबर के प्रश्न में। तो राइट आंसर होगा बेटा मक्खी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मक्षिका एक तत्सम शब्द है, उसने तत्सम दे दिया। अब तुम ढूंढोगे क्या करूं क्या करूं, अरे मच्छर वाला लग रहा है भैया, तद्भव है। मछली तद्भव है, मिट्टी तद्भव है, तो सब के सब क्या हैं, तद्भव हैं। तो तत्सम है ही नहीं, तद्भव पूछना चाहिए था मक्षिका का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, छपने में भी पेपर में बहुत गलतियां होती है, लेकिन सूझबूझ से और तुलनात्मक अध्ययन से हम सभी समस्याओं को, जो जटिल समस्या है, उन्हें आसान बना सकते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है बेटा, तद्भव शब्द का चयन करना है। आप सभी जानते हैं वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के विकृत रूप हैं, बदले हुए रूप है संस्कृत शब्दों का, वो आपके तद्भव होते हैं। और मोस्टली मैं एक बात बता दूं बेटा, वर्तमान में जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो ना, वो मोस्टली आपके तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। सो 14 नंबर का प्रश्न है। आंसर अगर इसके हम बात करें तो हींग जो दिया गया है ये आपका बेटा तद्भव शब्द में है। अगर हम हस्ती की बात करें, हाथी की बात करें, हीरक की बात करें, हस्त मतलब हाथ की बात करें, ये बेटा सारे के सारे ना तत्सम शब्द हैं। हींग आपका क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से क्या है बेटा, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मतलब संयुक्त वाक्य कौन सा है जो दो वाक्यों से संयुक्त होकर मिलजुल करके बना है। शॉर्टकट भी अगर मिल जाएगा वाक्य तो मैं बता दूंगा, और वाक्य तो मिलेगा भी क्योंकि आपसे पूछा भी गया है। चलो, और लगा के मोस्टली जुड़ा होता है आपका संयुक्त वाक्य, तो और लगा के अगर ढूंढोगे और वाला ना, तो पहले में आपको और मिल जाएगा। जहाँ पे और मिल जाए मोस्टली आपके संयुक्त वाक्य का ठौर वहीं पर होता है। ठीक है, तो काम समाप्त करो और जाओ। अब मालिक ने आपसे क्या बोला कि जल्दी जल्दी काम समाप्त करो और अपने घर जाओ। काम का इधर समाप्त कर दोगे, उसके बाद तुम अपना घर चले जाओगे। मतलब क्या हुआ, काम समाप्त करो और अपने घर जाओ, या जाओ ऐसा भी कुछ भी बोल सकता है। मोस्टली और से जुड़े होते हैं बेटा आपके, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो अब आगे बढ़ने की में आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आगे कुछ दिया नहीं गया। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, इसमें तो है ही नहीं। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। अरे वाह, क्या गजब है, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। मतलब देखो, हाँ ये ज़रूर है, यदि काम बुरा करोगे तो जुर्माना होगा, यदि काम पूरा नहीं करोगे तो, मतलब इसकी तो बंटेदार की क्या बताएं, ऐसा दे देते हैं। पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाता है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। मतलब आपका जो कहावत शब्द लिखा गया है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बेटा कहावत में ना आपका जो प्रत्यय है, अच्छा एक बात बताओ, प्रत्यय बेटा कहाँ जोड़े जाते हैं, आपके शब्द के हमेशा बाद में जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं बेटा, दिख नहीं रहा था, एक ऑप्शन गायब था इसलिए छोटा करना पड़ा। बेटा जो प्रत्यय होते हैं और उपसर्ग होते हैं, समझ लो। मान लीजिए बेटा ये कोई आपका मूल शब्द दिया गया है और मूल शब्द के बाद में, ये बेटा आपका बाद है। अगर मूल शब्द के बाद में आप कुछ जोड़ते हो ना, तो उसे हम बेटा प्रत्यय के नाम से जानते हैं। और मूल शब्द के पहले अगर आप कुछ जोड़ते हो
तो ये बेटा जो पहले वाला है ना, ये उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर शब्द से पहले कुछ जुड़ेगा उपसर्ग कहलाएगा, बाद में जुड़ेगा तो प्रत्यय कहलाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, कहावत दिया गया है और इसमें आपसे प्रत्यय पूछा गया है। बेटा कहावत में अगर हम बात करें ना, तो कह धन आवत में अगर इसे तोड़ेंगे आप, क्या तोड़ेंगे? कह धन आवत में जब तोड़ोगे तो आवत बाद में आया हुआ है और प्रत्यय है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग का बेटा प्रयोग बताना है। उपसर्ग जानते हो, अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया कि शब्द के पहले जो लगते हैं वो बेटा उपसर्ग होते हैं। अब यहाँ पर कह भी रहा है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के क्या शुरुआत में होता है? अरे हाँ भैया, ये आदि वाला वो ना समझना, आदि, राम, श्याम, मोहन, सुरेश, दिनेश, आदि ऐसे लिखा रहता है ना। या उदाहरण दीजिए, मेज कुर्सी, संज्ञा का उदाहरण, मेज कुर्सी फल आम डैश 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 आदि, वो वाला आदि नहीं है। ये आदि का मतलब होता है आरंभ में। ठीक है, आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ में या शुरुआत में। तो शब्द के शुरुआत में जो जुड़ता है वो बेटा आपका उपसर्ग होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शब्द के मध्य में जुड़ने वाला काम ही नहीं है। जो अंत में जुड़ता है बेटा शब्दांत होता है, उसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यय तो हमसे बोला नहीं गया, प्रत्यय को बेटा शब्दांत भी कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं तो हमें मतलब ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। उपसर्ग बेटा आपके शब्द के आदि में जोड़ा जाता है, मतलब शुरुआत में जोड़ा जाता है, या कह सकते हैं पहले जोड़ा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित चार समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के, अरे कहावत जो आदिकाल से चली आ रही है, ठीक है, चार बेटा समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन करना है और उत्तर पर चिन्ह लगाना है। अरे इतनी कथा कहानी काहे लिखे थे भाई? सीधे बता देते ना कि कहावत का कौन सही अर्थ निकालेगा, या इसके लिए कौन सी सही कहावत फिट बैठेगी, हम कर लेते, क्योंकि हम इतने छोटे बच्चे नहीं हैं भाई, हम सब जानते हैं। ठीक है, चलो। एक आंख न बहाना, अब कह रहा है मतलब दोनों आंखों से तो भा ही नहीं रहा है, और एक आंख से भी नहीं बहा रहा, मतलब एक से तो भा नहीं रहा, तो दो से क्या खाक बहाएगा? मतलब क्या अच्छा लगेगा? मतलब उपेक्षा करना 18 नंबर में, उपेक्षा करना तो भैया ना ना ना, धुतकार के भगा देना ना 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 ना, विरक्त हो जाना ना ना, तटस्थ होना ना ना, अरे अच्छा ना लगे यार, दोनों आंखों से देखने को तो इच्छा नहीं है। यहाँ बंदा एक से भी नहीं देख रहा, जब एक से ही नहीं देख रहा है, एक आंख न बहाना तो दो की तो बात छोड़ो यार, मतलब समझ लेना बहुत बुरी स्थिति है। तुमने ऐसा कोई काम दिया होगा, मतलब ऐसा काम किया होगा, बहुत बुरी तरीके से तुमने धोखा दिया है, समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारे खिलाफ भयानक वाला रस पैदा हो गया उस व्यक्ति के हृदय में, तो समझ लेना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उंगली उठाना। बेटा कह रहा है उंगली उठाना, अरे एक उंगली हमारी तरफ किए हो तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी है, इसलिए उंगली न उठाना हमारी तरफ। तो उंगली उठाने का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना। क्षमा मांगने के लिए कोई उंगली उठाएगा, हाथ जोड़ेगा भैया, आगे क्या है? अपना महत्व व्यक्त करना। उंगली उठाने का मतलब अपना महत्व व्यक्त करना थोड़ी ना होता है, समझ रहे हो? दोष की ओर संकेत करना, उंगली उठाना दोष की ओर संकेत करना। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है पत्थर को जोंक नहीं लगती। अब बताओ, पत्थर में जोंक लगेगी तो खून कहाँ से पिएगी? जोंक जानते हो कि नहीं? ये बेटा पानी में पाया जाता है और मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है, जिसमें घोंघा आपका आता है ना, जोंक भी आती है, केचुआ टाइप की होती है, मतलब बढ़ती है, रबड़ जैसा बढ़ते हुए चलती है, चिपक जाती है, खून चूसती है, तो वही जोंक है। कह रहा पत्थर पर जोंक नहीं लगती। यार जब उसमें खून नहीं है पत्थर में, तो बेचारी क्या खाएगी? मरेगी क्या पत्थर पे चिपक के? तो जोंक नहीं लगती। अब इसका मतलब क्या हो गया? 20 नंबर का प्रश्न है। इसका मतलब सबल का शोषण नहीं होता, कोई बात नहीं है। मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, कोई बात नहीं है। दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, ना 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 ना। हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, भैया बिल्कुल सही बात है। पत्थर पड़ा है, हठी जिद्दी है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जोंक लग भी जाएगी तो पत्थर का क्या कर लेगी भाई? सीधी सी बात ये है। तो मतलब है पत्थर पर जोंक नहीं लगती, मतलब है हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। कोई मिला करके मैं बताऊं ना,
भैंस टाइप वाली कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस ठाड़े पगुराए, बस वही वाली बात है। ठीक है, अगला है बेटा विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि क्या बात है, पढ़ाई कर रहे हो, पेपर होने वाला है, फटाफट क्या किया आपने, विहंगम दृष्टि मारी और अगले चैप्टर में भाग गए। मतलब क्या हुआ, सरसरी नज़र में एक बार देख लिया। अब क्या है, साल भर तो पढ़ा नहीं, मैं बार बार बोलता रहा बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, करे अरे देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा। अब क्या हुआ, सरसरी जगह पलटा तो लिया है, नज़र में आया है लेकिन बेटा जिगर में नहीं उतरा है, तो बस मामला बिगड़ जाएगा। तो विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी नज़र। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। काटो तो खून नहीं, मतलब ऐसी हालत आदमी की हो गई है, व्यक्ति की हो गई है कि काट डाला हमने पूरा लेकिन खून को निकला नहीं, तो खून गया कहाँ, करंट तो उसको लगी नहीं कि पूरा का पूरा खून पी गया हो। पीड़ा शांत हो जाना, 22 नंबर का प्रश्न है। पीड़ा शांत हो जाना कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल निर्जीव हो जाना। बिल्कुल निर्जीव हो जाएगा तो यार फिर काटने की क्या आवश्यकता है, अगर सोच करके देखो तो ये भी कट हो जाएगा। भय के कारण स्तब्ध, मतलब भय के कारण इतना घबरा गया है ना, वो इतना घबरा गया है कि बस धक धक करने लगा, वैसा लगता है कि भ्रष्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी बेटा 22 का, ऑप्शन नंबर डी नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर सी है। मैंने डी बोला क्या, ऑप्शन नंबर सी है। ओके ठीक, भी मैंने सी को ही किया था। ठीक है, ओके अगला है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्या बात है, तुम्हारी वाली खिसिया गई, उसके बाद खंबा को नोच डाला, तो अब समझ सकते हो क्या होने वाला है। इस लोकोक्ति समझ रहे हो ना, लोकोक्ति अपने आप में बेटा एक पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, और जो आपका मुहावरा होता है वो एक वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी बात पर क्रोध करना, 23 नंबर का प्रश्न है, किसी बात पर क्रोध करना, ये खंबा नोचने वाली बात नहीं है। अपने से बड़ों पर क्रोध करना, ना ना ये भी नहीं है। हाँ गुस्सा तो कहीं ना कहीं है। कारपोड़ व्यवहार करना, ना ना। अरे खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, अक्सर ऐसे ही होता है, उसका शिकार मेरे प्यारे बच्चे हो जाते हैं, मम्मा और पप्पा में हो गई। इसका जो परिणाम है ना, वो बेचारे कौन है, दूसरे झेलते हैं, चिल्लू मिल्लू झेलते हैं, मतलब बच्चे झेलते हैं। ठीक, समझ सकते हो। तो यहाँ पर एक्चुअली अर्थ इसका मैं समझाने के लिए सारी बातें बता रहा हूँ आपको, लिंक करने के लिए। ठीक है, बाकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, राइट आंसर क्या है, खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खींच किसी और पर निकालता है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, दोस्तों तुम्हारा नाराज़ था, पूछे क्या बात है, अब वो खिसियाया बैठा था किसी और पे, अब भौंक डाला तुम्हारे ऊपर, अब तुम्हारा भी दिमाग खराब है ना। अगला है अनेकार्थी शब्द, अब्ज लिखा हुआ है, अब्ज, कब्ज मत समझना भाई, अब्ज गलत विकल्प का चयन करना है, तो अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना, मतलब 3 भैया आपके सही वाले हैं, एक है गलत, जो है गलत वही है सही। तो अब्ज का मतलब क्या होता है, तो अब्ज का गलत विकल्प का, अब्ज मतलब शंख होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 24 का। अब्ज बेटा चंद्रमा को भी बोला जाता है। अब्ज का आपका जो अर्थ होता है बेटा, वो कपूर का भी होता है। ठीक है, कपूर का भी अब्ज होता है। तो अब बचा कौन 24 में, मेघ। मेघ मतलब बादल, बादल जो है आपके अब्ज का अर्थ नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, शानदार प्रश्न है। प्रश्न कहता है रिक्त स्थान भर दो, भर देंगे मौका तो दो। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, संकीर्ण रूप में जागृत करता है, अस्वाभाविक, स्वाभाविक, अनिरंजित, ये सारे ऑप्शन है 25 नंबर के प्रश्न के। तो अगर इसका राइट आंसर हम बात करें ना, तो स्वाभाविक बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन मिलेगा इनमें से। मतलब लोकतंत्र राज्य, लोकतांत्रिक जो राज्य होता है, वहाँ जनता में राष्ट्रीय भावना ना स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है जो अर्थ, जो शब्द यहाँ पर है उसका जो अर्थ निकलेगा ना, वही यहाँ पर भी दिया गया होगा। एक तरीके से दूसरी भाषा में कह सकते हो यार कि जो आपका तत्सम शब्द दिया गया होता है ना, उसका तद्भव होता है लेकिन अर्थ वही देता है। आम्र, आम,
अग्नि आग पर्यायवाची पढ़ते हो ना, वैसे वही कह रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो उत्कंठा, उत्कंठा 26 नंबर का प्रश्न है। तो उत्कंठा का जो पर्यायवाची है लालसा होती है। बोले बड़ी उत्कंठा है कि ये वर्दी हमारी होगी, मेरी होगी, मतलब लालसा है। और लालसा अगर पनप गई ना तो समझ लेना बेटा कुछ नहीं होने वाला, वही होगा जो हम चाहेंगे। मतलब सब कुछ हो जाएगा। मैंने सोचा ना कुछ नहीं होने वाला मतलब कुछ होएगा नहीं, तो मतलब बेकार है, हमारी उत्कंठा बेकार हो गई ना भाई, लालसा बेकार नहीं है। ओके, अगला निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है। मोक्ष प्राप्त करोगे बेटा, छुटकारा मिल जाएगा जीवन चक्र से, जीवन चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, बार बार मानव जीवन नहीं लेना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े नहीं बनना पड़ेगा। तो मोक्ष का मतलब छुटकारा हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है। निम्नलिखित में से वृद्धि का विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है भैया उल्टा अर्थ देने वाला, और उल्टा अर्थ देने वाले शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। बेटा खूब वृद्धि करो, खूब तरक्की करो, खूब उन्नति करो। तो वृद्धि का मतलब क्या हो गया? क्षय। वृद्धि का मतलब वैसे होता है बढ़ना, बढ़ना। क्षय का मतलब होता है हानि होना, नुकसान होना, गिरना। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अतिवृद्धि का मतलब और तेजी से बढ़ना, बहुत बुरी स्पीड से बढ़ना भाई। होगा कम वृद्धि, मतलब कह रहा है कम वृद्धि करना, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अवृद्धि का मतलब कह रहा है बढ़ने नहीं, बिल्कुल ये भी कोई बात नहीं है। मतलब वृद्धि का मतलब होता है ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हो तो गिरेगा भी, तो ऐसे ऐसे करके तो क्षय होगा इस तरीके से। ओके, तो राइट आंसर इनमें कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आगत का विलोम। विलोम बताना है, वो भी आगत का। तो आगत का विलोम कौन सा होता है बेटा? आगत का विलोम होता है विगत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगत का क्या होता है विलोम? विगत होता है, विगत होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चुनाव करना है। बेटा हिरण्यकश्यप बहुत पूछा जाता है और मोस्टली बच्चे आपके गलती भी करते हैं। सही सही कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर बेटा इसमें पहले नंबर में ही लिखा हुआ है हिरण्यकशिपु होता है, ध्यान रखना, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकश्यप का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो? रामायण वगैरह देखे हो कि नहीं देखे हो? तो जानते होगे, तो जानते होगे। अच्छा एक बात बताओ, ये हिरण्यकश्यप आपको रामायण में मिलेगा या फिर और कहीं मिलेगा? ये भी बता दो भाई, वहीं पे मिलेगा या फिर मैंने तुम्हें बता दिया, भ्रमित कर दिया? तो बताना कमेंट करके, ठीक है। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपका जो हिरण्यकश्यप है ना बेटा, सही सही ऐसे लिखा जाता है, हिरण्यकशिपु। ओके, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? मतलब अशुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है। 3 बेटा सही सही, एक है बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत ही हमारा क्या है? सही है, मतलब राइट आंसर वही है। तो अब अशुद्ध वर्तनी महत्व क्या सही है? 31 में महत्व तो भैया बिल्कुल सही है। पैतृक भी बिल्कुल सही है, वाल्मीकि भी सही है, सन्यासी गलत है। सन्यासी आपका क्या है? गलत है। सन्यासी में ऊपर भी बिंदी रहती है, अगर ऊपर बिंदी लगा लिया तो सन्यासी बिल्कुल राइट। बिंदी भी लगेगी ना भी बनेगा, बिंदी भी लगेगी ना भी बनेगा। सो सन्यासी द राइट आंसर। आप क्या करते हो? बिंदी लगाया तो ना उड़ा दिया, ना लगा दिया तो बिंदी उड़ा दिया, दोनों लगते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी 31 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि क्या करवाने वाला है बेटा? 5 संधि दे दिया है। स्वर संधि के बारे में सब कुछ बता दिया है, और स्वर संधि के बारे में अभी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। पिट का जो है संधि से ही मैंने शुरुआत की है, क्योंकि वो सिलेबस में भी है, डिटेल वीडियो है। वहाँ पर इन सारी संधियों के बारे में मैंने A to Z एक एक वर्ण का कैसे तिकड़म बिड़ाते हो और कैसे मिक्स करके पूरी संधि कर देते हो बताया। अगर सीखा नहीं तो सीख लेना, पूरी टेक्नोलॉजी वहाँ पर सीख जाओगे कैसे बनाना होता। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि किस मूल शब्द के अंतर्गत आते हैं? भैया स्वाभाविक सी बात, अभी मैंने बताया, स्वर संधि के उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है।
बेटा स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के बाद में स्वर आता है, उसके बाद विकार या परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, या कह सकते हैं खेल होता है, वहाँ पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में नाम ही है व्यंजन, पहले व्यंजन आता है, उसके बाद में बेटा स्वर आता है या फिर व्यंजन में से कोई आता है, विकार परिवर्तन होता है, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में पहले विसर्ग आता है, उसके बाद आपका स्वर या व्यंजन में से कोई भी आएगा, फिर विकार परिवर्तन होगा, वहाँ पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि पावन दिया गया है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। पावन का संधि विच्छेद बेटा बताना है कि पावन को अगर आप तोड़ोगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखना बेटा, पावन को जब तोड़ोगे ना तो बेटा आपका टूटेगा पौ धन अन में टूटेगा। किस में टूटेगा बेटा, पौ धन अन में टूटेगा, पौ धन अन में टूटेगा। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर आपने पिट वाली क्लास देखी है तो एक्चुअली आप बताओगे यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है या फिर अयादि है, इन्हीं में से कोई एक है। इतना हिंट मैंने दे दिया। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पावन का संधि विच्छेद पौ धन अन होगा। ओके, अगर यहीं पर हाँ एक बात और देख लो बेटा, अगर पवन दे देता तब क्या कर लेते तुम, पवन दिया गया होता तो इसे हम तोड़ते पो धन अन में तोड़ते। किस में तोड़ते, पो धन अन में तोड़ते। मतलब बड़ा पा था तो हमें औ करना पड़ा, पौ करना पड़ा, यहाँ पर छोटा पा था तो हमें पो करना पड़ा। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बेटा बहुव्रीहि समास सब समासों का चाचा दादा होता है। मतलब अगर वाक्य में आपका बहुव्रीहि समास है ना तो संभावना है कि वही सही होगा, सारे समास पर भारी पड़ जाएगा। अब इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो बेटा ऐसा समास जिसमें ना पूर्व पद की प्रधानता होती है ना उत्तर पद की प्रधानता होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता, मतलब जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और प्रधानता किसी तीसरे पद की होती है, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। अगर बात करें गजानन की, दशानन की, दशमुख की, लंबोदर की, ये सारे एग्जाम्पल आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। सो अब हमें ऑप्शन पर चलना होगा। 34 नंबर में राइट आंसर बेटा वीणा पाणी किसको बोला जाता है, जिनके हाथ में वीणा है, और वीणा है मतलब माँ सरस्वती जी के बारे में बात की जा रही है। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर न वीणा की प्रधानता है, न पाणी मतलब हाथ की प्रधानता है, प्रधानता है किसी तीसरे की, मतलब माँ सरस्वती की प्रधानता है। माँ सरस्वती जिसके कंठ में बैठ गई उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन कोशिश जो बंदा करेगा उसका भी बेड़ा पार होगा। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो बंदा कोशिश करता है, ठीक है, वो बहुत अनुभव लेता है और बहुत अनुभव से बहुत कुछ सीखता है और बहुत बेहतर कर पाता है लाइफ में अपने। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। लो मतलब 3 विलोम युग्म हैं और चौथा नहीं है। जो नहीं है वही आपका सही है। विलोम युग्म नहीं है मतलब गुण का दोष, क्या बात है, गुण दोष तो बिल्कुल सही है भाई, गुण का दोष विलोम होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे गलत वाला कह रहा है, इसलिए भाई से हमें गलत करना पड़ेगा। न्यून का अधिक होता है, सही तो है लेकिन हमें सही वाला नहीं बताना। पाप का पुण्य है, मतलब सही तो है लेकिन हमें बताना नहीं है, तो बृहद का क्या होगा, विशाल होगा। समानार्थी दिया गया है, बृहद का क्या दिया गया है, विशाल दिया गया, मतलब दोनों का बड़ा बड़ा कर दिया, बेवकूफ़ बना, हमको समझ रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द नहीं है, सो डी बिल्कुल करेक्ट है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं, ये प्रश्न शायद शुरुआत में ही दिया गया था और घूम करके आपके सेट में फिर से पधार गया है। परीक्षों के तालव्य व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में तालु का प्रयोग होता है। सो आपके चाचा जाजा जो होते हैं ये आपके तालव्य व्यंजन में आते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है बेटा 37 नंबर का प्रश्न, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, ये आपसे सवाल में कह रहा है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। रस क्या होता है भाई, किसी काव्य को पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर, दृश्य समझ रहे हो ना, खुराफात देखते रहते हो, किसी दृश्य को देखकर जो आपके मन में ना आनंद की अनुभूति होती है, दैट इज कॉल्ड रस। रस वही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है जुगुप्सा
किस रस का स्थायी भाव है? तो बेटा बीभत्स रस का स्थायी भाव आपका जुगुप्सा है। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ओके, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मतलब उपमेय का क्या कर दिया? निषेध। अरे ना ना, उपमेय का जलजला खत्म कर दिया और उपमान का आरोप कर दिया, तो वहाँ पर जो अवस्था होगी वो बेटा रूपक अलंकार की होगी। मतलब जहाँ पर उपमेय का निषेध हो जाए और उपमान का बोलबाला आरोप कर दिया जाए वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल दिया गया है, जंगल में लगने वाली आग किस नाम से जानी जाती है? अगर जंगल में किसी कारण से लग जाती है आग तो उसे किस नाम से जाना जाता है? शब्द समूह के लिए एक शब्द का चुनाव करना है, राइट आंसर हमें करना है। बेटा जंगल में जो आग लग जाती है ना उसे हम दावानल के नाम से जानते हैं। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेट में लगने वाली आग, अरे पेट में आग थोड़ी नहीं लगती यार, भूख लगती है। जो भूख वाली आग होती है ना वो आपकी जठरानल होती है। मतलब पेट में लगने वाली आग, ठीक है, पेट में लगने वाली आग मतलब भूख वाली बात कर रहा है। न सोचना बाहर से आग लगा दी तो मान ली जाएगी ना। बेटा समुद्र में लगने वाली आग जो होती है ना, समुद्र में लगने वाली जो आग होती है वो आपके बड़वानल होती है, जंगल वाली दावानल होती है, पेट वाली जठरानल होती है, और अनल माने तो देखा जाए तो बेटा आगे होती है, अग्नि होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। आपके प्रश्न दिए गए हैं इस तरीके से, फंसाता बहुत है हंसाता कम है। तो अब यहाँ पर पहला वाला शुश्रूषा आपके यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, तूफान आने का संदेह नहीं होता, संभावना होती है। सो ये भी तो आपके कट हो गए। 40 नंबर के प्रश्न में ये भी तो चले गए। अब बेटा सीधी बचे हैं। अब क्या करा, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए इसके एकमात्र दो, अब यहाँ पर एकमात्र भी लगाए और दो दो कारण दे रहा है, तो भैया ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बेटा है कि काव्यांश दिया गया है। अभी तक मोस्टली आपको गद्यांश मिला है, जो गद्य फॉर्मेट में होता है, एक कहानी जैसा होता है। और जो बेटा जो काव्यांश होता है वो काव्य के रूप में होता है, मतलब गाई जा सकने वाली रचनाएं काव्य के अंतर्गत आती हैं। चलो पढ़ते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को मतलब हल करने से पहले आप अपने प्रश्नोत्तर को पढ़ लेना, उसके बाद इसे करना तो आसानी होगी करने में। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ओ समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। न समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। आगे देखते हैं क्या है भाई, पैसे बोकर, हाँ पैसे बोकर। ओके, बचपन में छी स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर, वही आगे पढ़ी मैं दोबारा। रत्न प्रवसनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ, अब समझदार हुआ हूँ। आप भी समझदार बन जाओ जल्दी से। ठीक है, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसे बोएंगे वैसा ही पाएंगे। भैया ये बात तो दमदार है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, सही से नहीं पढ़ोगे तो असफलता आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी, और उसके बाद तो जानते हो हमेशा तुम्हारी बैंड बजाती रहेगी और तुम कहोगे हमेशा जाते हैं और वही होता है जो हम चाहते नहीं हैं। कवि किसका महत्व नहीं समझ पाया था? किसका महत्व कवि नहीं समझ पाया? मम्मी का अपने, धरती माँ का, बचपन का, परिश्रम का। 41 नंबर का प्रश्न है, तो राइट आंसर बेटा धरती माँ का महत्व कवि नहीं समझ पाया बचपन में, बाद में उसे समझ में आता है। धरती कितना देती है, इसका आशय मतलब क्या है? धरती क्या दे रही भाई तुम्हें?
इसका आशय क्या है? तो मतलब बहुत अधिक देती है यार, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी है, बहुत अधिक, धरती माँ बहुत अधिक देती है, तभी तो बेटा खा पी के जिंदा हैं, वरना हमारा पता नहीं होता। कुल मिलाकर के लापता की कैटेगरी में भी नहीं आती। ठीक है, मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी बताओ? मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी? जल्दी से बताओ बेटा, वाक्यांश पढ़ा है ना, मतलब आपने जो है काव्यांश पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो राइट आंसर बताओ 43 का बेटा, फटाक से जल्दी कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा, जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे तब मानवता की सुनहली फसलें उगेंगी। ठीक है, अगला 44 नंबर वाला बेटा क्या है, देख लेते हैं इसको भी, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, ओके, हाँ ठीक है। प्रश्न है, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे? हम लोग भी सोचते थे, मम्मी पापा से पूछते थे, भाई ये पेड़ क्यों जग जाते हैं? गेहूँ बो दो तो गेहूँ हो जाते हैं, ऐसी क्या वजह है? बोले आप पैसा गाड़ देते हैं ना, 10 रुपए का सिक्का गाड़ेंगे, पेड़ तैयार हो जाएगा और उसके बाद हिलाएंगे, उसके बाद न पूछो, क्योंकि आप सोचोगे सिक्का वाला गाड़ेंगे जल्दी जग जाएगा, है ना, और नोट वाला बो देंगे तो सड़ जाएगा। तो अब वही कह रहा है, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बो दिए थे? 44 नंबर का प्रश्न है। तो वो यही सोचा था कि खूब सारा पैसा हो जाएगा, तो स्वार्थ और लोभ की वजह से उसने ऐसा किया था। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 1955 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? तो राइट आंसर है बेटा, किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, 1955 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, आपके चारों ऑप्शन में से किसी को नहीं दिया गया था। मतलब ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट है? 45 का डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपको फटाफट गूगल में टाइप करना है और बताना है कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा क्या है, देखते हैं इसे भी और इसको भी सॉल्व करते हैं फटाक से। गबन के रचनाकार कौन है? मतलब ये जो गबन रचना है ना, इसके रचनाकार, अरे किसने गबन की रचना की है? गोदान हो, गबन हो, ये किसकी रचनाएं हैं? बेटा प्रेमचंद्र जी की हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारी रचनाएं की है इन्होंने, गोदान, गबन और बहुत सारी रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं और मोस्टली परीक्षा में पूछी जाती हैं। सवा शेर, गेहूँ भी है, बूढ़ी काकी भी है, सब रचनाएं इन्हीं की हैं। ठीक है, मोस्टली पूछी जाएंगी। तो 46 का बेटा सी नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं 47 में। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, यह पंक्ति किससे संबंधित है? बेटा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, ये जो पंक्तियां हैं ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की इतनी जबरदस्त रचनाएं हुई हैं, भारत दुर्दशा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये सब रचनाएं बेटा आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं और इनके नाम से पूरा एक बेटा भारतेंदु युग ही बना डाला गया। सो समझ सकते हो, बड़े महान व्यक्तित्व थे भाई, बहुत ज़बरदस्त शानदार रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये 48 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? अरे कवियों के ऊपर वाला कवि कौन सा भाई? कवियों का कवि किसे कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय को कवियों का कवि कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही है। आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय को कवियों का कवि कहा जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बेटा हिंदी भाषा हमारी किस लिपि में लिखी जाती है? सो राइट आंसर है देवनागरी में हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। आदिकाल को चारण काल के नाम से किसने संबोधित किया था? मतलब किस व्यक्ति ने आदिकाल को चारण काल के नाम से संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर है बेटा ग्रियर्सन महोदय ने आदिकाल को चारण काल के नाम से संबोधित किया था। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके जो 50 प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया था। अब आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है।
कमेंट करके ज़रूर जाइएगा उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, लेकिन अगर एक कमेंट आता है ना तो हौसला डबल तिबल और इससे भी ज़्यादा हो जाता है। और मैं ऊर्जा का जो संचार है वो बहुत तीव्र गति से शरीर में होता है, समझ रहे हो ना। अरे कुल मिला के मान के चलो, तुम्हारा कमेंट हो गया, तुम्हारा लाइक हो गया, तुम्हारा सब्सक्राइब करना हो गया, ये सारा का सारा क्या करता है, ऊर्जा देता है। हम जैसे अध्यापकों के लिए क्या करता है, एनर्जी का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, अरे पेट्रोल का काम करता है, ठीक है। बाकी पेट्रोल खतरनाक होता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय।